देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह थे, साबिका पीडीएम के, वो ये कहते हैं, और जेयूआईएफ के भी सरबराह हैं, कहते हैं कि इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद करते हुए इंतखाबात में रिजर्वेशंस लगाते हुए अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वजारत उज़्मा कबूल ना करने का मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने उन तमाम तर बातों के ऊपर जवाब दे दिया है आज, जो कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से गर्दिश में थी, कि नवाज शरीफ साहब जो कि ख़ास तौर पर आए लंदन से वजीर आज़म बनने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनके हवाले से उन्होंने कह दिया है कि नहीं, कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ नहीं रहे हैं, वजारत उज़्मा का ओहदा उन्होंने कबूल नहीं किया है। साथ ही साथ जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं आसिफ जदाई साहब के हवाले से कि कल रात पीटीआई से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, पीपल्स पार्टी ने इंदिया दिया है कि हमारी तरजीह नून लीग के बजाय पीटीआई है। ये भी उन्होंने कहा उन्होंने कि जो है आप अपनी कोर्ट से जाके सीट्स ले लें वापस, तो ये कि उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, और इस तरह की बात भी चल रही है। दूसरी जानिब जी बाबर एवान साहब कहते हैं कि पीटीआई के हमायती याफ्ता उम्मीदवारों के हल्फनामे हमारे पास हैं, और बल्कि फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी शेर अफजल मरवत को ख्वाब में भी आसिफ जदाई नजर आ रहे हैं। अब ये इस बात की तरदीद या तायद करने के बजाय उन्होंने एक क्रिटिसिज्म कर दिया है। अभी तक इस बात की कोई हतमी जो है वो बात सामने आ नहीं रही है। दूसरी जानिब जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम किसी भी किस्म की जो है वो इस वक्त फर्स्ट फेज में जो है वो कोई भी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो नहीं लेंगे। ये सारे मामलात हैं, लेकिन एक तरफ ये भी बात है कि आसिफ अली जदाई साहब सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज होंगे नई हुकूमत में, ये भी जराए बता रहे हैं हमारे। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले आज मौजूद होंगे मंजूर वसान साहब हैं, सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, साथ ही साथ जो है सीसी के मेंबर भी हैं, और उनको खुश आमदेद करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और सबसे ज़्यादा जो खबरों में हमेशा रहते हैं वो इस बात की वजह से कि जी प्रेडिक्शन कर देते हैं पहले से, जैसे 13 को, जैसे 8 से पहले ही उन्होंने इस बात की प्रेडिक्शन कर दी थी जी बहुत पहले, कि जी किस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, जबकि हम देख रहे थे कि 8 फरवरी से पहले इलेक्शन से एक दिन पहले ही सारे लोग जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे थे, सारे अखबारों में हेडलाइंस तक लग गई थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं शहबाज शरीफ साहब होंगे, और वही हो रहा है। तो उनकी तरफ सबसे पहले जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच मंजूर वसान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, और मुझे असलम गौई साहब भी जेयूआईएफ से ज्वाइन करें, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। आपको भी थैंक यू सो वेरी मच कि आप भी ज्वाइन करें। मैं मंजूर वसान साहब की तरफ सबसे पहले जाऊंगी। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब शहर इक़्तिदार में आप बैठे हैं, सीसी का इजलास भी हो रहा है, सारी चीज़ें भी चल रही हैं, क्या वाकई ऐसी कोई बात है कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि पीटीआई के साथ पहले अलायंस के लिए जाए, या पीटीआई को तरजीह दी जाए, या पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए और हुकूमत बनाई जाए, या फिर डे वन से यही बात थी कि ठीक है नून लीग के साथ ही बैठा जाएगा, जो कि हो रहा है? देखिए, ये अगर इमरान साहब की तरफ से ये आ जाए कि भाई पीपी से भी बात नहीं होगी, नवाज लीग से भी और एमक्यूएम से बात नहीं होगी, तो उसके बाद तो फिर इस पे तबसरा ही करना बेकार है ना, कि जब उनके तरफ से आ जाए। वरना हम चाहते हैं कि इस मुल्क को बका के लिए हर कुर्बानी जो पहले भी हमने दी थी अब भी देने के लिए इसलिए तैयार हैं कि मुल्क बड़ी डिफिकल्ट हालात से गुजर रहा है। तो हमारा यही मकसद है। हम तो भाई रहे हैं इक़्तिदार में, अपोजिशन में भी रहे हैं, जेलों में भी रहे हैं, हमारे लिए कोई इक़्तिदार की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन उसूल और सियासत और वक्त के हालात के मुताबिक हम चाहते हैं कि ये मुल्क अच्छी तरह स्मूथली चले, जिसमें इकनॉमिकल जो बहरान है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, हमारी ये कोशिश है कि जाहिर है कि जो मैंडेट अवाम की तरफ से सबको, तीन पार्टियों को या जो भी दूसरे पार्टियां हैं मिला है, तो उसके मुताबिक कोalition ही हुकूमत बन सकती है, और ऐसी हुकूमत नहीं बन सकती है कि इंडिपेंडेंट कोई बना सके, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है।
तो ये हमारी कोशिश रही है। जहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब का सवाल है वजीर आजम का, तो वो तो मैंने पहले 13 जनवरी को ही कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब एमएनए बनेंगे, लेकिन वो वजीर आजम खुद ही यहाँ प्रॉब्लम ऐसे होंगे क्रिएट के खुद वजीर आजम नहीं बन सकते। तो वो तो ऐसी बात हुई। बाकी सब पार्टियों के लिए एहतराम है, मौलाना साहब फजल रहमान साहब के लिए भी एहतराम है, और हमने इकट्ठे काम किया है। और इवन हम चाहेंगे कि भाई इमरान के जो इंडिपेंडेंट आए हैं वो भी मिलकर काम करें तो बेहतर है, उनको अपॉर्चुनिटी उनको भी दी जाए तो बेहतर है, और सबकी कंट्रीब्यूशन होगी तो मुल्क अच्छी तरह से चल सकेगा। सही। अच्छा, एक बात बताइएगा, मैं आपकी जाहिर सी बात है इस वक्त प्रेजेंस को जिसको कहते हैं ना कि का फ़ायदा उठाते हुए आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी मज़ीद भी। मुझे ये बताएं कि ये बात जो आ रही है मंजूर साहब, आप ऑफ कोर्स पार्टी में बड़ी सीनियर पोजीशन रखते हैं, आपको इंटरनली चीज़ों का पता है। कल सीसी में भी, आज भी सीसी में आप देख रहे होंगे क्लोजली कि चीज़ें कैसे आप लोग फैसले कर रहे हैं। ये बताएं कि पार्टी में ये फैसले के हवाले से जो बात आ रही है कि फ़र्स्ट फेज़ में नहीं हुकूमत में जब बैठेंगे तो वजारतों की बात हो रही है कि नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट फेज़ में कुछ इस पे तब जो मुबसरीन है और जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये फरमाते हैं कि ये नहीं, हाँ, ये फर्स्ट फेज पे, सेकंड फेज में भी हम मिनिस्ट्रियां नहीं लेंगे। ये किसी ने पता नहीं क्या चला है कि फर्स्ट फेज पे नहीं लेंगे और सेकंड फेज पे हम सोचेंगे। मिनिस्ट्रियां हम नहीं लेंगे, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन सपोर्ट फुल करेंगे नवाज लीग को, और जो भी शहबाज शरीफ साहब है प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन जो और पोस्टें, कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्टें जो हैं, जैसे स्पीकर है, सेनेट की चेयरमैन है, और प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वो फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन खड़ा करेंगे हम। हमारी ख्वाहिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है पोस्ट है वो हमें, हमारा हक है। पहले भी स्पीकर भी हमारा था, तो इस वजह से ये कोशिश होगी। लेकिन मिनिस्ट्रियां वगैरह नवाज शरीफ साहब को, पार्टी को दी जाएंगी और हम फुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा मंजूर साहब, ये जो लोग पूछ रहे हैं, अच्छा आपने अच्छा हुआ ये बात क्लियर कर दी, क्योंकि ये बहुत सारे टीवी चैनल्स चला रहे थे, ये क्लैरिफिकेशन हो गई हमारे प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन अच्छा, ये बात भी जो आ रही है सदर, स्पीकर और सेनेट की चेयरमैनशिप की बात जो आ रही है, तो वो ठीक है वो बातें कि ये ओहदे लेंगे, तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि इन ओहदों को लेने का फिर मकसद क्या है अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो? नहीं, वो तो आप बताएं, क्या अगर हम नवाज लीग को या इनको सपोर्ट नहीं करते हैं कि इसका मतलब है री इलेक्शन हो जाए? फिर पहले ही मुल्क बहरान में है और मजीद बहरान में इजाफा हो जाए? क्या करें इसमें? अगर इमरान खान भी नहीं आ रहा है इलेक्शन के हिस्से में और हम भी नहीं आए, तो नवाज तो अकेला हुकूमत नहीं बना सकेगा। क्या होगा फिर? इसका मतलब है कि री इलेक्शन हो जाए। री इलेक्शन के लिए पहले ही मराइल जिस तरह से गुजरे हैं, अब दोबारा वही मसाइल खड़े किए जाएं। ये इस वजह से कुर्बानी दे रहे हैं हम। अच्छा, ये जो सीट्स ले रहे हैं, इनमें क्या प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर कि हाँ ये जो स्पीकर का या सदर का और सेनेट चेयरमैनशिप का, ताकि ये प्रेशर बना रहा है उनके ऊपर कि वो फैसले करते वक्त आवाम का सोचें, जैसे कि पहले आप लोगों की तरफ से रिजर्वेशन नहीं है सारे जलसों में चेयरमैन साहब की तरफ से कि आवाम के साथ ज्यादती हुई थी पहले हुकूमत में, नून लीग ने की, जो उन्होंने पीडीएम की हुकूमत बनाई थी। हम देखिए इंडिविजुअली नहीं जा रहे हैं किसी ने क्या किया, लेकिन हमारा है कि अवाम के साथ नाइंसाफियां नहीं हो, और जिस तरह से महंगाई हुई है उसको कम किया जाए, इंसाफ मिलना चाहिए, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको मजीद इनकरेज किया जाए। और इसी तरह का घर जो हैं ये बरसात और इसमें जो सैलाब में तबाह हुए थे वो बने। वो इंडिविजुअली हमारी राय होगी, लेकिन इज्तिमाई होगी कि मुल्क चले और जिस मुल्क को डिफिकल्टीज में जा रहा है उसको कम किया जाए, और कम तभी होंगे जब सब पार्टियां मुत्तहद होंगी। अगर एक सिंगल मेजॉरिटी में कोई भी पार्टी होती तो शायद हम बिल्कुल ना आते, लेकिन मजबूरन ये है कि वो कोई भी एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकते।
अच्छा, आखिरी बस सवाल करूंगी, क्या ज़दाई साहब ने राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? जो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं सुबह से आज क्लेम कर रहे हैं, कोई राब्ता हुआ है आप लोगों के दरमियान आपस में? जब हमने फैसला किया कल, तो फिर राब्ते की तो मुझे तो समझ नहीं आई है, मुझे इल्म नहीं है, और पता नहीं शेर अफगान क्या कहता है, हमें पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर हसन साहब। मैं असलम कोई साहब आपकी तरफ आऊंगी। असलम कोई साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही। असलम कोई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं, अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। बड़ी मेजर पोजीशन पे थे प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ, पीडीएम के सरबराह थे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने जो है वो मनाने की कोशिश नहीं की? सबसे पहले देखिए, पहली बात ये कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर, और ये ना पीपल्स पार्टी का काम है इलेक्शन कराना, ना है मुस्लिम लीग नून का काम। तो हमारे जिनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने उन्हीं से मुतालबात रखे हैं। दूसरी बात यह है कि पीडीएम जो थी एक तहरीक का नाम था, जो 16 माह की हुकूमत से पहले तहरीक ख़त्म हो गई थी और इमरान खान साहब अदम एतमाद की सूरत में चले गए थे। जो 16 माह की हुकूमत में थी वो पीडीएम की जमातें उसका हिस्सा ज़रूर थी, लेकिन उसमें पीडीएम से बाहर की बहुत सी जमातें थी, जैसे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम या एएनपी। तो इसलिए वो हुकूमत को आप इत्तेहादी हुकूमत तो कह सकते हैं, पीडीएम की हुकूमत नहीं कह सकते। बाकी जो ये सूरत आज पैदा हुई है, हम 3 दिन से बैठे हुए थे, हमने एक एक हल्के का जायजा लिया है, ये बलूचिस्तान का, सिंध का, कराची का और अंदरूनी सिंध के। इसी तरह हमने पंजाब के एक एक हल्के का जायजा लिया, केपीके के तमाम हल्कों का जायजा लिया। उसके बाद हम किसी फैसले पे पहुंचे हैं, और ये मामूली फैसला नहीं है हमारा। हमने कोई इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया या हम अपोजिशन में बैठेंगे, इसके अलावा भी हमारा एक फैसला है जो मैं समझता हूँ क्यों मंजर आप पर नहीं आ सका। हमारा ये भी फैसला है कि हमारे दस्तूर में तरामीम का अख्तियार सिर्फ मरकजी मजलिस अमूमी को है, जिसके तकरीबन 950 पूरे मुल्क से अरकान हैं, और उस मजलिस अमूमी से हमारी मरकजी मजलिस आमला यानी कि मरकजी ओहदेदारों ने रजू किया है कि हमें इंतखाबी सियासत से अलहदा होने के लिए उनसे दरख्वास्त की है कि दस्तूर में तरमीम की जाए कि हम इंतखाबी सियासत से अलहदा हो जाएं, क्योंकि हमने 2018 के इंतखाबात को मुस्तरद किया और मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जेयूआई ने तहरीक चलाई, लेकिन उसके रिजल्ट के तौर पे आज जो इंतखाब 2024 के हुए, उनसे 2018 के इंतखाबात ऐसे लगता है बहुत अच्छे थे। और आज आप देखें कि जीतने वाले शर्मिंदा से फिर रहे हैं। इतने वोट कास्ट हो गए हल्कों में कि आप सोच ही नहीं सकती कितने लोग निकले भी थे। जितना टाइम जो वोट कास्टिंग का टाइम भी आप एवरेज लगाएं तो इतने वोट डाले जा सकते हैं। तो ये सारा 45 और 47 के दरमियान का जो रोल है फॉर्म 45-47 का, उस रोल ने इस पूरे मुल्क के इंतखाबात को बिल्कुल मुतराजा से भी आगे ले गए। अच्छा, एक बात की है आज बहुत इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन रही है, बिल्कुल आपने जो दूसरी पॉइंट को किया। अच्छा, आप साथ ही रहेगा, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया आफ्ताब साहब। अच्छा, मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ, फिर आफ्ताब साहब की तरफ भी होंगे। असलम कोई साहब, एक पॉइंट और भी कहा मौलाना साहब ने, जो मैं पढ़ रही थी अभी उनके पूरे स्टेटमेंट में, कि उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई से इख्तलाफात रहे हैं, ऐवान सबका होता है, हमें उनके जिस्मों से कोई मसला नहीं है, उनके दिमागों से मसला है, वो ठीक हो जाएंगे। अगर कोई समझता है कि धांधली हुई तो साथ आ जाए, और अगर कोई समझता है कि धांधली नहीं हुई तो वो बैठ जाए और अयाशी करे। तो ये, और इवन नून लीग को भी दावत दी है कि ऑपोजिशन में बैठे। तो ये जो सूरत हाल है खास तौर पे, और अब ऑफकोर्स के एक इसमें लग रहा है कि एक ब्रीथिंग स्पेस दी जा रही है। मतलब पहले तो पीटीआई को स्पेस देने की बात ही नहीं होती थी, अभी जो आप लोगों की बात से लग रहा है कि उसमें ब्रीथिंग स्पेस आ गया है आफ्टर दिस इलेक्शन। ये जो रिजल्ट्स आपने भी देखे, आप भी यही समझ रहे हैं जो पूरी आवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम समझ रही है? देखिए, ये साफी ने क्वेश्चन किया था कि आप भी कह रहे हैं कि इंतखाबात जाली है और पीटीआई भी यही कह रही है जी, और क्या आप पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे? एक नंबर 2, क्या अपोजिशन में पीटीआई बैठी होगी, आप भी अपोजिशन में बैठे होंगे, तो आप मिलके चल सकते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे उनके आपस में इख्तलाफात अपनी अपनी सोच के हैं। दिमागी इख्तलाफात से मुराद सोच के इख्तलाफात हैं, और जिस्मानी इख्तलाफात तो नहीं है, और सोच के इख्तलाफात तो कभी भी दूर हो सकते हैं। तो उनका मकसद नुक्ता नजर ये था। और बाकी रह गया नून लीग को, इसलिए हमने दावत दी है कि नून लीग के पास भी तो मैंडेट तो नहीं है हुकूमत बनाने का, उनके पास सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं है। वो बैसाखियों के ऊपर हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो बैसाखियों पे तो हुकूमत नहीं चलती।
इसीलिए तो वो दूसरी सियासी पार्टी है, छोटी सियासी पार्टी है, वो बंदर बाट में इतना कुछ मांग रही है कि नून लीग को कह रही है तुम लस्सी पियो, ऊपर का मक्खन सारा हमें दे दो। तो अभी को आप उससे पहले एक सियासी जमात के साथी से बात कर रही थी। तो ये इस तरह की सूरत में नून लीग कितने दिन हुकूमत चला सकेगी? इसलिए कि मैंडेट किसी के पास नहीं है, हंग पार्लियामेंट है, और जो मैंडेट आया है उसको हम सब जाली समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि इस सारी धांधली के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मफलूज था, और आरओ ने तो कमाल कर दिया कि आरओ के तो हमें समझ, जब आरओ के पास हम फॉर्म 45 और 47 के लिए गए तो उनको सील किया हुआ था, हमें उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो इस सूरत में इसको इलेक्शन तो नहीं कहते, इसको सिलेक्शन भी नहीं कहते, ये तो कुछ और ही नया नाम हमें आगे जाके देना पड़ेगा कि सिलेक्टेड भी नहीं है, कुछ और ही बन गया है ये। आप अच्छा जी। आप अच्छा, तो ये जो आप अब ये एक मुख्तलिफ भी बिल्कुल बात चली गई है, तो ऐसी सूरत हाल में अब आप लोग का लाएमल क्या होगा? आप ऑपोजिशन में तो बैठेंगे, लेकिन जो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, तो क्या आप लोग भी किसी धरने की तरफ जाएंगे और किसी जो है वो सिटिंग्स की तरफ जाया जाएगा? ये क्या होगा? देखिए, बात ये दस्तूर में, आईने पाकिस्तान में जो जो तरीके एहतजाज के हैं हम वो सारे अपनाएंगे। हमने पहले भी अपनाए थे, पिछले 3.5 साल में आपने देखा, हमने मिलियन मार्चेस भी किए और हमने धरने भी दिए कि मुल्की अमलाक का 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, किसी निजी अमलाक का 1 पाई का नुकसान नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हम आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हर वो एहतजाज करेंगे जो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हो सकता है, और इंशाल्लाह हम जरा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस मुल्क के निज़ाम में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते। दूसरी बात ये कि हम तो इससे आगे जा रहे हैं, हम अपोजिशन में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये तो चंद माह की बात है। हमने अपनी मरकजी मजलिस अमूमी से रजू जो किया है, अगर मरकजी मजलिस अमूमी हमें परमिशन देती है कि हम सियासी ये इंतखाबी सियासत छोड़ दें, तो फिर तो हम इन असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे, फिर हम इन असम्बलियों में नहीं रहेंगे। और इस सिलसिले में हमने 22 फरवरी से अपने तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स पर सूबाई मजालिस अमूमी से मौलाना साहब जाएंगे, मरकजी अहदेदार जाएंगे और सारी सूरत उनके सामने रखेंगे, उनकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे, उनको कायल करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम मरकजी मजलिस अमूमी का इजलास नहीं, तो आप अगर असेंबलियों से बाहर निकल जाते हैं तो उसका कोई फायदा होगा? ये तो वही बात है जो पीटीआई के लिए लोग कहते रहे कि जी असेंबलियों से बाहर निकल गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी देखिए, हम असम्बलियों से बाहर निकल जाए, हमारी जगह पर लोग नए करवा लें, ज़िमनी इंतखाबात करवा लें, अवामी मैंडेट तो नहीं होगा ना, अवाम तो नहीं होंगे, अवाम तो रोडों पे खड़े होंगे ना। तो यही बात तो आज से साल पहले पीटीआई कह रही थी, सेम बात पीटीआई कह रही थी, लेकिन उनको आप लोग नहीं मान रहे थे उस वक्त। नहीं, पीटीआई ने सियासत छोड़ी नहीं थी, पीटीआई ने हम सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हम अवामी इस्लाह की तरफ जाएंगे, जब हम देखेंगे कि अवाम में सलाहियत आ गई है तो अपना मैंडेट खुद अपना बचा सकते हैं, तो फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। हम इंतखाबी सियासत को खैरबाद कह रहे हैं, हम असम्बलियों को खैरबाद नहीं कह रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ थोड़ा सा गलत दिया जा रहा है। हम इस सियासत को ही खैरबाद कह रहे हैं जो धांधली ज़दा है, जिसपे एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे हुकूमतें बनती हैं और जब चाहती है एस्टेब्लिशमेंट बैसाखी निकालती है, वो धड़ाम से गिर जाती है। और मैं एक बात आपको क्लियर करूं कि आपके इसी शहर में PS 118 पे कराची में मेरा सूबाई असम्बली का उम्मीदवार, उसकी हमें पास वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मुफ्ती मोहम्मद खालिद जब अपना वोट कास्ट करने गया तो उसका वोट पहले कास्ट हो चुका था। इस तरह के इंतखाबात का कौन हिस्सा बनेगा, ये बताएं मुझे। जी ठीक है, आपकी रिजर्वेशंस ठीक है, बहुत सारी। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपका। आफ्ताब जंगी साहब आपकी तरफ आऊंगी। आफ्ताब जंगी साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन क्लियर नहीं आ रही, बहुत शोर है। जी आफ्ताब जंगी साहब अब आपको क्लियर आवाज आएगी। आफ्ताब जंगी साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि कल रात आसिफ अली जरदारी साहब पीटीआई से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, कल जाके बानी पीटीआई को मैसेज भी देंगे इस बात का। तो सियासी जमातें इस बात पे गिला करती हुई नजर आ रही हैं कि कल खान साहब ने जब जेल में खड़े होकर बात की, जिस वक्त सहाफ़ियों से गैर इसमें गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसमें क्लियर कट पहले ही मना कर दिया कि मैं किसी सियासी जमात से बात नहीं करूंगा, किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगा, बैठूंगा नहीं। कुछ सियासी जमातें चाहती थी मुल्क के हक में, मुल्क के फेवर में, मुल्क की भलाई के लिए कि पीटीआई के साथ अलायंस के लिए बैठा जाए हुकूमत बनाने के लिए। तो ये खास ऑफकोर्स जिसमें पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, जिसमें और लोग बात कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या कोई नजरसानी की तरफ जाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझसे बात कर रही हैं। देखिए, मैं तो बहुत क्लियर कट हूँ
मैं अपनी राय दे सकता हूँ, और क्योंकि मैं अभी किसी के साथ इन टच नहीं हूँ, लेकिन जो टीवी के जरिए पता चलता है उसके मुताबिक ही बात की जा सकती है। मैं तो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने में इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि अगर हमने इस वक्त अलायंस किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई भी जमात हो, तो हम आवाम के मैंडेट की तौहीन करेंगे। आवाम ने उनको रिजेक्ट किया है, हमें इलेक्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हमने स्वीप किया है। वो अलग बात है कि कराची का सारा मैंडेट चोरी कर किसी एक के हवाले किया गया है, तो उसमें जो लोग भी शामिल हैं वो उनके साथ कैसे बैठा जा सकता है। ये इसका मतलब तो ये हुआ कि आवाम की मैंडेट की हम तौहीन कर रहे हैं। आवाम ने हमें मैंडेट इसलिए नहीं दिया कि हम पीपल्स पार्टी या किसी और के साथ अलायंस करें और हुकूमत बनाएं। हम हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट वापस कर दिया जाए, उसके बाद जिसकी अक्सरी हो तो उसको हक दिया जाए कि वो हुकूमत बनाए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, ये जो कोर्ट्स में गए, कोर्ट्स में आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी, वो तो फिर घुमा फिरा के इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जाएं। ऐसी सूरत हाल में जहां कोर्ट्स से कुछ होप थी आप लोगों को किसी सीट्स ले आए, सिंध हाई कोर्ट में भी इनफैक्ट थी, और वो उन्होंने पिटिशनें खारिज कर दी हैं, दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं, कुछ मुस्तरद कर दी हैं, और कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ ही देखिए और वहीं जाइए। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितना एतमाद है, कितना अदम एतमाद का फुकदान है? क्योंकि सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ ही कोर्ट्स भेज देंगी तो आप लोग पहले ही उनसे आपके रिजर्वेशंस हैं बहुत सीरियस किस्म के जो कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ऐसी सूरत हाल में फिर क्या ऑप्शन होगा नेक्स्ट? अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं तो बहुत मायूस हुआ हूँ अपने अदालती निज़ाम से, और मैं ये समझता हूँ कि अदालती निज़ाम को ख़त्म कर देना चाहिए, और बल्कि उसकी जगह पर कोई गिरगा विरगा लगा दें तो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है। देखिए, इंसाफ के लिए जब हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सिंध की सबसे बड़ी अदालत थी सिंध हाई कोर्ट, और उसके चीफ जस्टिस के सामने जब हम पेश हुए तो हमने उन्हें ये बताया कि देखें अभी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं निकला है, आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन को भी बुला लें और हमें भी बुला के हमारे पास जो सबूत मौजूद हैं उनको भी देख लें, और इलेक्शन कमीशन के पास भी जो सबूत है वो भी देख लें, और उसके बाद फैसला कर दें कि भाई तो कौन जीता कौन हारा। लेकिन उसके बजाय आप उन्हीं लोगों के पास भेज रहे हैं जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। तो आप कैसी अजीब बात है कि हम अदालत के पास जा रहे हैं इंसाफ के लिए, अदालत कह रहा है इंसाफ हमारे पास नहीं मिलेगा, इंसाफ तो आपको स्टोर के पास मिलेगा जिसने आपका सामान चोरी किया है। तो आप उसकी जाके मिन्नतें करें, तरले करें कि भाई मेरा सामान वापस कर दो। तो फिर इस निज़ाम के तहत तो अदालतों को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वजह है कि जब अदालतों के अंदर केस 10-10 साल 15-15 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, समझे ना। यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है, पेशावर हाई कोर्ट जो है, हमें बल्ले का निशान वापस करती है, तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो 24 घंटे में फैसला सुना देती है, रात को 12 बजे तक अदालत चलती है। तो यहाँ पर भी कोई आवाम के मैंडेट की बात हो रही थी, तो यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट ने क्यों नहीं फैसला किया? अगर सिंध हाई कोर्ट कर लेता तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता तो वहाँ पे हमारी सुनवाई होती, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी तरह सुनवाई होती जैसे कि उन्होंने हमारे बल्ले के निशान के वक्त हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन के वक्त किया। लेकिन यहाँ पे हमें बड़े वाले ट्रक के पीछे, सवाला के पीछे, व्यक्ति के पीछे हमें लगा दिया और कहा है कि जी आप वहाँ चले जाएं। यार खुदा को माने, हम आपके पास आए तो आप फिर दरवाजे बंद कर दें, लोग आपके पास आना छोड़ दें। हम आपके पास आए कि आप हमें इंसाफ दिलाएं, लेकिन आप कहते हैं हम इंसाफ नहीं दे सकते। आप इंसाफ आपको वो चोरी देगा जिसने आपके मैंडेट चोरी किया। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसा निज़ाम है? तो इस निज़ाम से तो लोगों का अदम एतमाद होता है। मैं तो यकीन करें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि किस तरह इन्होंने वो किया है। जैसे हमारे ऊपर ATC की वो लगाई, FIR काट दी है, मुझे पर मैं जमानत है करा रहे, मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैं तो 3 तलवार में नहीं था। मैं कह रहा हूँ मेरे आप टेलीफोन से लोकेशन चेक कर ले, मेरी गाड़ी के से चेक कर ले लोकेशन, मैं वहाँ था ही नहीं। मैं तो पूरे दिन उसमें मर के उस जगह पे ही नहीं था। मैं तो अपने हल्के में अपनी कंपेन चला रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये FIR में उसका नाम भी दर्ज कर दो। इस तरह जो आप सबको पता है, जिस तरह कभी कोई फैसले होते हैं, इंसाफ मिलता है। जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। लेकिन अगर जिसने जुर्म नहीं किया तो वो क्यों ना मेरा दोस्त क्यों ना, उसको भी नहीं मिलनी चाहिए सजा।
हम तो सिंपल बात करते हैं। मेरी कोई इस वक्त मैं तो बड़ी तो, वो कह रहा हूँ कि इस अदालती निज़ाम को ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, फिर आप लास्टली आप सबको के पास क्वेश्चन के लिए आओगे कि फिर ये बताइए कि ये जो अब इस वक्त सिचुएशन इमर्ज हुई है कि कोर्ट्स भी अगर कोऑपरेट नहीं करती, अब जाहिर सी बात है क्योंकि हाई कोर्ट्स के बाद आप लोग फिर वापस इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन को भी लेकिन हिदायत जारी की है कोर्ट्स ने, उसके साथ आपको भेजा है वहाँ डायरेक्शंस के साथ कि उनको कहा है कि भाई ये मसला हल करें और इस तारीख तक हल करें ताकि ये क्लियर हो जो भी इस वक्त एक अभाम बना हुआ है या जो भी इस वक्त लड़ाई झगड़ा है या जो भी इस वक्त ये समझ रहा है कि नताइज गलत आए हैं ऐसी सूरत हाल में। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन में भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो ऑफकोर्स आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहाँ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ताउन किया था या नहीं किया था, बल्ले के निशान वाले मामले पे भी आप खुद अर्ज कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोर्ट से आपको इंसाफ नहीं मिलता, जो कि बानी पीटीआई भी कह चुके हैं जी कोर्ट्स में जाएं और वहाँ से करें, और फर्स्ट फेज़ में अगर नहीं होता तो आफ्टर इट सेकेंड फेज़ क्या होगा, क्योंकि हुकूमत तो नून लीग और पीपल्स पार्टी, आईपीपी, काफ लीग, कल आपने देखा है पूरा वही सारे लोग हैं पुराने, वही सारा पुराना टब्बर है जो कि इस वक्त कोशिशों में है कि जी मिलके हम हुकूमत बना लें। एमक्यूएम भी ऑफ कोर्स इसमें आती है, एक एड ऑन हुआ है आईपीपी उसके अंदर। तो यही सारा जो है सारी सियासी पुरानी जमातें हैं जो कि बैठ जाएंगी और हुकूमत बनाने की पोजीशन में, तो फिर पीटीआई क्या बैठ जाएगी ऑपोजिशन में जाके या फिर अगेन कोई धरने, कोई एहतजाज या कोई बात होगी? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त हमारा कायद जो है वो नजरबंद है, समझे ना, वो जेल में है, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो रही, आवाम के सामने हम उनका कोई पैगाम नहीं ले जा सकते चंद वकला के अलावा। अब वो वकला जो है वो जो 2-4 जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, वो जो आके हमें बताते हैं हम उस पर यकीन करते हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि हमारी कोई मुलाकात नहीं है तो हमें पता नहीं है कि खान साहब इस पर क्या सोच रहे हैं। अच्छा मैं सिंपल बात करता हूँ कि देखिए, जिसने वोट दिया है, मेरे शहर कराची की बात, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं अपने शहर कराची की बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर कैसे हो सकता है, आप भी कराची से ताल्लुक रखती हैं, आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है कि पीटीआई का जो है वो एक भी सीट न मिले पीटीआई को। अब मैं हैरान हूँ कि लोग हमें पूछ रहे हैं, हम आतिशबाजी कर रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं, हम ढोल बजा रहे हैं, हम मिठाइयाँ खिला रहे हैं कि हम जीत गए, और उस वक्त सुनसान पड़ा था सारा अपोजिशन। लेकिन जैसे ही उनका अगले 24 घंटे के बाद जब उनको ये फैसला मिला कि जी आप जीत गए, तो वो गोलियां चलाना शुरू कर दी उन्होंने। तो गोलियां चलाने का मतलब ये था कि वो हमें पैगाम दे रहे थे कि जी कराची की आवाम को अगर आप रोडों पे आओगे, आप एहतजाज करोगे, तो इन गोलियों की आवाज़ आपको याद कराएगी कि आपने ये काम नहीं करना, वरना गोली आपका इंतजार कर रही है। मैं हैरान हूँ, पेशावर की कल्चर तो हो सकता है गोली चलाना, कराची का कल्चर कहाँ से हो गया कि वो गोलियां चला के खुशियाँ मनाते हैं। तो मैं तो बहुत मायूस हुआ हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई जीत, मैं पहले 2018 में भी जीत कर गया था और इसीलिए मेरे हल्के की आवाम ने मुझ पर दोबारा एतमाद किया है, और मैं समझता हूँ कि उनके एतमाद को आज की इस्टेब्लिशमेंट ने, आज की ये इदारों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है उनका। अब वो कभी एतमाद नहीं करेंगे, बल्कि मेरा तो लगता है मुझको कि ये सियासी अमल ही बड़ा मुतासिर होगा। और मुझे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो झटका लगा है, जो तकलीफ हुई है, वो मेरे अदालती निज़ाम पर हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ सूबा सिंध वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल वो कह रहे हैं कि आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी, कोई ओवर स्मार्ट नहीं बनकर आना। वो भाई इतना सिंपल काम है कि आप बैठ जाओ और बैठने के बाद आरोप बैठ जाएं और देख लें कि इनका फॉर्म 45 जेन्युइन है नहीं है, समझे ना, ये किसने इशू किया है, क्या किया है, कि दो फॉर्म 45 कैसे हो गए। एक फॉर्म 45 जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा उनके पास है और एक फॉर्म 45 जिसको जिताया गया उसके पास है। और हमें सब बताया जा रहा था कि ये हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी एतमाद था कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जब कहते हैं ना, चोर जब चोरी करता है तो वो फिर अपने असरात भी छोड़ जाता है, निशानात भी। इन्होंने कहा लूट का माल है, सारा कराची लूट लो। तो ये तो 2-4 जबरदस्ती जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दिए ताकि ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी भी रोडों पर आ जाए। तो मैं तो कभी अपनी आवाम को किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ जाऊँगा। और आप मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त है कि हक और सच के लिए खड़े हों, जो हक पर है उसके हक में बात करें, जो झूठा हो
उसके मुखालफत में बात करें और सारे सबूतों के साथ। आप मुझे बोलेंगे मैं आपके साथ फॉर्म 45 शेयर करूंगा कि भाई ये देख लो, और इनको फारूक सत्तार को भी बुला लें कि जी आप भी आ जाओ फॉर्म 45 के साथ है, और आरओ को भी बुला लें, खत्म होगी बात। इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान अगले 20-25 साल भी जो है शायद कोई सही तरीके से जमहूरियत पे आ सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपका, असलम साहब आपका, मंजूर हसन साहब आपका, तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये तमाम लोग जो है वो यकतरफा तमाम लोग जो है वो यकसर जो एक ही बात कर रहे हैं, धांधली की बात कर रहे हैं, और नाम ले के आज तो प्रोग्राम में जी बात हो गई है। तो अब ये जो सूरत हाल है वो कोई एक पार्टी नहीं कर रही। शुरू में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी बात करती थी, अब JUI भी बात कर रही है, जमात इस्लामी बात कर रही है, कल से GDA ने ऐलान कर रखा है, परसों से कि जी 16 तारीख से कि वो पूरे सूबे में जो है वो सिटिंग की बात कर रहे हैं, धरनों की बात कर रहे हैं, उनके धरने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऐसी सूरत हाल रहती है तो इलेक्शंस कराने का जो असल मकसद था, जो उसका की असल रूह थी, वो मुल्क में स्टेबिलिटी लाना थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाना था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ट्रस्ट देना था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जो एक ट्रस्ट डेफिसिट का मामला था उसको फिल करना था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जो है वो मिलकर आवाम को लेकर चलना था। लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में अगर ये सियासी जमातें एक एक करके एहतजाज की सियासत पर आ जाएंगी, रोड पर होंगी, सिटिंग्स होंगे, तो फिर वो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल कैसे आएगी? और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो लोग सवाल करते हैं फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या होगा, किसके साथ लोग बैठेंगे, कि कौन हुकूमत बनाएगा, कैसे मामला चलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल को छोड़ जाते हैं और इसी सवाल के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।